डियर स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट थर्ड के एएनएफ के पेपर सेकेंड टैक्सेशन में आज का हमारा लेक्चर सप्लाई के ऊपर है। सप्लाई के बारे में जहाँ तक हमने शेड्यूल 1 पढ़ा है, अब तक सप्लाई की परिभाषा पढ़ी है कि उसमें कौन कौन से सप्लाई को हम कवर करते हैं। वहाँ पर हमने शेड्यूल 1 देखा था जिसमें रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम शेड्यूल 2 यानी ऐसी एक्टिविटी जो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती है, यानी दोनों बोथ नहीं मानी जाएगी। सेपरेट या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था, शेड्यूल 2 को लाने के पीछे रीज़न ये था कि कई सारी सप्लाई ऐसी हैं जो कंपोजिट होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट के द्वारा दी जा रही गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दी जाती हैं। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई ऑर्डर करते हैं, डिनर का ऑर्डर करते हैं, तो उसमें आपको फूड भी दिया जाता है जो कि गुड्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आपको सेवाएं दी जाती हैं कैटरिंग की, वेटरिंग की। तो ये सारी, इससे एक प्रॉब्लम हुई कि अब इन दोनों चीज़ों को, जो सर्विसेज भी है और गुड्स भी है, उनको क्या माना जाए। तो शेड्यूल 2 में ये बताया गया है कि आपको वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस। हम एक एक करके इसके पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। इसमें 3 पैरा हैं। एनी ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इन गुड्स, अगर गुड्स का ट्रांसफ़र किया जाता है विद टाइटल के साथ, तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांसफ़र तो हो रहा है गुड्स का, लेकिन साथ में टाइटल भी ट्रांसफ़र हो रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा है एनी ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। दूसरे वाले में टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन आप गुड्स का राइट दे रहे हो। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी बिल्डिंग को किराए पे उठा दिया है, या इस तरीके के और किसी चीज़ है। जैसे हायर परचेज़ को लेते हैं आप इसमें, तो हायर परचेज़ में जैसे संपत्ति तो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया जाता और आप अपनी स्वीकृति नहीं दे देते। तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। इसी प्रकार से एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शेल पास एट अ फ्यूचर डेट को वो गुड्स जो हैं वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड, और कंसिडरेशन का एग्रीमेंट कर लिया जाता है। तो इसमें अभी गुड्स का टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होगा, इसलिए इसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर है। अगर आप किसी लैंड एंड बिल्डिंग, वैसे तो लैंड एंड बिल्डिंग के सेल के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर आपने किसी लैंड एंड बिल्डिंग को लीज के, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस के रूप में उसको ऑक्यूपाई करने के रूप में आपने किराए पे दिया है, इस तरीके से दिया है, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसी प्रकार से एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स, चाहे वो पूरा दिया जाए वो पार्टली दिया जाए, इट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये समझ में आया होगा आपके कि लैंड एंड बिल्डिंग को अगर हम किसी अनुबंध के तहत लीज के रूप में या टेनेंसी के रूप में दे देते हैं तो उसे सर्विसेज माना जाए, और इसके ऊपर सप्लाई ऑफ सर्विसेज के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। अगर आपने मान लीजिए किसी ट्रीटमेंट या प्रोसेस के तहत कोई सर्विस ली है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। जैसे कोई जॉब वर्क वगैरह आपने करवाया है, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपने कपड़ों को डाई वगैरह कराया है, तो इसमें सर्विसेज दी गई हैं, इसलिए इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर बिजनेस, इसमें पैरा 3 है, जिसमें पहला पैरा है वेयर बिजनेस असेट आर ट्रांसफर्ड एज डिस्पोज ऑफ बाय ऑनर of the business whether not
वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। अगर किसी व्यवसायी ने अपने बिजनेस असेट को ट्रांसफ़र कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, वेदर इट इज़ डन बाय कंसिडरेशन और नॉट। इसी प्रकार से अगर किसी ऑनर ने, जो कि बिजनेस असेट का ऑनर है, अगर उसने किसी संपत्ति को, बिजनेस असेट्स को अपने घर पे पर्सनल यूज़ के लिए ले आया है, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी टैक्सेबल पर्सन को सीज कर दिया जाता है, यानी उसको अब टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी से हटाना है, एनी गुड्स shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person। अगर कोई मान लीजिए इस तरीके से सीज कर दिया जाता है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। द बिजनेस इज ट्रांसफ़र एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को गोइंग कंसर्न के रूप में दिया जा रहा है। द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय किसी, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेबल पर्सन की किसी की डेथ हो गई, देन जो उसका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है वो अब टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर देते हैं तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई मैरिज हॉल है, उसे आपने शादी ब्याह वगैरह में दे रखा है, तो इसका जो भी रेंट आएगा इट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अगर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल इंजीनियर पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग intended to for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or its आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन। जैसे आप मकान वगैरह देखते हैं उसमें मकान बना के दिया जाता है, तो बनाने की अवधि की जो भी सेवाएं जो भी हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। यदि आप मकान को पूरा बनाने के बाद फिर कंसिडरेशन लेते हैं तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। टेम्परेरी ट्रांसफ़र और परमिटिंग द यूज़ ऑफ एन्जॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आपने टेम्परेरी ट्रांसफ़र किया है या यूज़ करने के लिए परमिट दी है तो उससे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन को भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। इसी प्रकार से अगर आप किसी ऑब्लिगेशन के लिए एग्री हुए हों या उसे रेफरेंस करने के लिए किसी एक कार्य को, तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी टेंडर वाले को टेंडर लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को टेंडर नहीं करने के लिए कोई किसी प्रकार की कोई राशि दी है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टू यूज़ एनी गुड्स और any purpose whether or not for a specified forward for cash deferment पेमेंट और अदर वैल्यूबल कंसिडरेशन। तो इस तरीके का अगर आपने कोई राइट दे रखा है, उसका ट्रांसफ़र किया है, तो उसे भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। कुछ सर्विसेज कंपोजिट सप्लाई के रूप में आती हैं, जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था रेस्टोरेंट के बारे में। अगर किसी प्रकार का कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने डिफ़ाइन किया इस तरीके से, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन उसमें शामिल है, फैब्रिकेशन शामिल है, कंप्लीशन शामिल है, इरेक्शन शामिल है, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट यानी फिटिंग वगैरह कराई आपने, इम्प्रूवमेंट कराया एंड मॉडिफिकेशन कराया, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग ऑफ द एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इस प्रकार का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसी प्रकार से जो रेस्टोरेंट वगैरह की जो सेवाएं हैं उनको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है, क्योंकि सप्लाई बाय वे ऑफ एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैटर whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink अदर देन अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि उसके ऊपर तो GST है ही नहीं। वेयर सच सप्लाई और सर्विसेज इन कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूबल कंसिडरेशन।
और लास्ट वन इज कि सप्लाई अगर किसी इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन में किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर्स को किसी प्रकार का कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन देता है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। जैसे किसी एक क्लब द्वारा अपने मेंबर्स को किसी प्रकार की कोई गिफ्ट देना, स्नैक वगैरह देना, ये सारा सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इसी प्रकार से एक शेड्यूल 3 है जो कि एक नेगेटिव लिस्ट है, एक्टिविटी टू बी ट्रेडेड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यानी इसमें ऐसी सर्विसेज बताई गई हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, जैसे कि सर्विसेज बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। अब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है एम्प्लॉय के अंतर्गत, तो उस एम्प्लॉयर द्वारा उसको एम्प्लॉय द्वारा स्वयं सेवाएं दी जा रही हैं जिसके लिए मौद्रिक राशि प्राप्त करता है। इसको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के कारण हैं। इसी प्रकार से कोर्ट, ट्रिब्यूनल वगैरह जो सर्विसेज दी जाती हैं के द्वारा दी जाती हैं उनको भी नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। इसी प्रकार से एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, म्यूनिसिपालिटी एंड अदर लोकल जो अथॉरिटी है, या कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्डर जैसे आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो है, चेयरमैन, मेंबर, डायरेक्टर ऑफ ए गवर्नमेंट बॉडी वगैरह हैं, अगर वो अपनी फंक्शन ड्यूटीज़ वगैरह करते हैं उसके बदले में जो फ़ीस प्राप्त करते हैं उसको भी इस शेड्यूल 3 के अंतर्गत नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, उनके ऊपर कोई जीएसटी लागू नहीं होती है। इसी प्रकार से ब्रूअल से जो जैसे फ्यूनरल वगैरह हैं, इसकी जो सर्विसें हैं उसको भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया है कि इसे जीएसटी नहीं लगता, तो हमने किसी प्रकार का लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया है उस पर जीएसटी की नेगेटिव लिस्ट में आता है। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग के अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम हैं वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए पैलेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर पैलेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। एंड द लास्ट वन इज के सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। तो इस शेड्यूल 3 में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनमें ये बताया गया है कि ये इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए इसको नेगेटिव लिस्ट कहते हैं। इससे पूर्व जो हमने पढ़ा है वो शेड्यूल 3 सेकंड था, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी सर्विसेज हैं उनको हम जो भी सप्लाई हैं या तो उनको सप्लाई को हमें सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है, उसकी कैटेगरी में रखना है, अथवा उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में रखना है। धन्यवाद।